हेलो बच्चों, मैं हूं प्रतीक गुप्ता। आज हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने वाले हैं जीओसी का, जो कि होता है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, पिछले जो लेक्चर हमने रिवाइज किए वो सारी चीजें आपको इसी चीज में काम आएगी, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ को निकालने में। इससे रिलेटेड कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स और होते हैं, जैसे एसिड बेस इक्विलिब्रियम होता है, एक्सट्रैक्शन मेथड्स होते हैं, वो भी हम आज पढ़ेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक और जो इंपॉर्टेंट है वो है बॉन्ड लेंथ, वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात, इस टाइम पे पता है बच्चों के मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस रहता है, चाहे वो 11th का बच्चा हो, चाहे 12th का बच्चा हो, चाहे 13th का बच्चा हो, है ना, कि पता नहीं हमारा क्या होगा, कितना हमें आता है, नंबर भी आ चुके हैं, कुछ कुछ की परसेंटाइल भी आ चुकी है, बहुत सारी चीजें हो चुकी है। आपको बस मैं यही कहना चाहता हूं यार, आप जहां पे भी हो ना, जिस कंडीशन पे भी आप खड़े हो, आप पढ़ाई करो, प्रचंड करो। ये मंत्र दे रहा हूं, पढ़ाई करो, प्रचंड करो, रुको मत। कल बदलना है तो आज मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ऐसे भी बच्चों को जानता हूं यार, जिनकी बहुत अच्छी रैंक आती है और वो इतने पागल होते हैं कि खाना खा रहे होते हैं ना तो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उनके दिमाग में चल रही होती है, रिवीजन चल रहा होता है। नहा रहे होते हैं ना तो भी फिजिक्स अपने दिमाग में चला रहे होते हैं। हर एक सेकंड को अपने लक्ष्य में लगा देते हैं, तब जाके रैंक आती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, एसिड स्ट्रेंथ ऑर्डर बहुत इजी होता है, जबरदस्ती इसका इतना हवा बना होता है, आपको कुछ करना नहीं है। जो आपका एसिड है उस पे से H+ हटाओ, एक नेगेटिव चार्ज स्पीशीज बनेगी जिसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। इसकी स्टेबिलिटी से एसिडिक स्ट्रेंथ का पता चलता है। जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा, एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा, उस एसिड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। अब जब मैं H+ हटाऊंगा तो स्पीशीज पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। कैसे आएगा भाई? ये जो OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको आपने O को दे दिया, तो जब ये H हटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स O पे जाएंगे, तो चार्ज कौन सा आएगा? माइनस चार्ज आएगा। क्लियर हुआ? ये कुछ कुछ तो ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पे माइनस चार्ज आया कैसे, है ना। अब मेरे को ये पता चल गया कि मेरी आंसर जो है वो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से जाएगा। अगर आपने पिछला रिवीजन वीडियो देखा है, नहीं देखा है तो पहले वो जाके देखो, उसी से इसमें फायदा ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए मेरे को -M और -I ग्रुप चाहिए है। गलती से अगर +I +H +M आ गया तो स्टेबिलिटी तो गई, स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी से देखना होता है। ये तो आपको समझ में आ गई बात। अब ये पूरे लेक्चर का एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को देखने के लिए 3 चीजें होती है, साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इफेक्ट्स, कि कौन से ग्रुप आपके साथ अटैच हैं। उनका ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले साइज देखना होता है, साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। फिर अगर साइज सिमिलर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी होती है, और अगर साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों सिमिलर है तो फिर मैं इफेक्ट्स देखूंगा। अभी जब क्वेश्चन करेंगे वहां पे इसको समझेंगे। अभी के लिए क्या याद कर लो, क्या समझ लो, ऐसा क्यों होता है वो भी बताऊंगा। साइज फिर EN फिर इफेक्ट, साइज फिर EN फिर इफेक्ट। एक बहुत बड़े एग्जांपल आपके सामने लिखा हुआ है, यहां पे देखो, जो अपना कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो होगा I-, इसको हटाएंगे Br-, Cl-, F-। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F की ज्यादा है, अपने हिसाब से आंसर होना चाहिए कि HF ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, पहले इंस्टिंक्ट पे यही फील आती है, पर वो गलत है। गलत क्यों है बताता हूं। F पे ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, वो छोटा सा बेचारा नन्ना मुन्ना सा एटम है, आप एक इलेक्ट्रॉन वहां पे और जाके दे देते हो, चिल्लाना शुरू कर देगा, रिपल्शन रिपल्शन, छोटी साइज में एक और इलेक्ट्रॉन आ गया। मान लो मेरा लॉकर छोटा सा है और मैं उसमें बहुत ज्यादा कैश घुसाने की कोशिश करूंगा तो नोट फट जाएंगे। लॉकर बड़ा है तो आराम से आ जाएंगे। इसी एनालॉजी को अपने दिमाग में बिठा लेना कि साइज डोमिनेट करती है। जो आयोडीन है वो आराम से एक और चार्ज को अकोमोडेट कर सकता है क्योंकि साइज बहुत बड़ी है। फ्लोरीन छोटू सा नन्ना सा मुन्ना सा, भारी रिपल्शन, बहुत ज्यादा भारी रिपल्शन, इसलिए साइज डोमिनेट करता है क्योंकि रिपल्शन को हमको मिनिमाइज करना है। चार्ज एक बहुत जगह छोटी सी जगह पे इकट्ठा हो जाता है तो दिक्कत करता है। पूरी जीओसी इसी पे तो बेस्ड है, चार्ज डिस्पर्जन पे। तो साइज डोमिनेट करता है, साइज सेम हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अगर फिर सब कुछ सेम हो तो इफेक्ट्स। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। आपने को मेरे से एक बात और पूछनी चाहिए थी कि सर कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे इतना आप क्यों स्ट्रेस कर रहे हो, ऐसा क्यों होता है। के क्या होता है भाई, वो तो आपको पता ही है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमको ये भी बात पता है कि कोई भी एसिड कितना अच्छा है,
ये मेजरमेंट होता है कि वो हमको कितने H+ दे रहा है। ठीक है, मान लो ये डिसोसिएट हुआ कुछ x अमाउंट, तो इसका भी x बनेगा, इसका भी x बनेगा। मैं क्या चाहता हूं कि H+ का अमाउंट बढ़े, मतलब x बढ़े। वो काम करने के लिए मेरे को A- का अमाउंट भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ H+ बढ़ जाए और A- नहीं बढ़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिजिकली इम्पॉसिबल है। अगर मेरे को A- का अमाउंट बढ़ाना है तो मेरे को इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और जैसे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो हम कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते हैं। A- क्या है? कॉन्जुगेट बेस है, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी मतलब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। बस आपको बात समझ में आ ही रही है। तो चलो क्वेश्चंस देखते हैं इसके। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स एक ग्रुप के हैं, एक ग्रुप के हैं, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होगा, मतलब साइज यहां पे सेम नहीं है। तो आंसर किससे जाएगा? जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, और सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होता है? साइज होती है। तो आंसर जाएगा साइज से, जिसका कॉन्जुगेट बेस का साइज जितना बढ़ा वो उतना ही ज्यादा एसिडिक। आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जाऊंगा तो साइज इंक्रीज होगी। भाई ये 2p है, 3p है, 4p है, 5p है, कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा तो H+ हटा के माइनस लगा दूंगा। ये अगर मेरा मान लो इसका आंसर मेरा आ जाएगा, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। तो क्योंकि आंसर साइज से जा रहा है तो 4 मोर देन 3 मोर देन 2 मोर देन 1। क्लियर? आंसर किससे गया? साइज से गया, क्योंकि साइज क्या होता है? डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। ये तो सेम ही हो गया ना, जैसे HI, HBr, HCl, HF के केस में आया था, वो 17th ग्रुप था, ये 16th ग्रुप है। तो जब हम एक ही ग्रुप की बात करेंगे तो आंसर साइज से जाएगा। जब सेम ग्रुप तो आंसर किससे? साइज से। साइज से आंसर कब जाएगा? जब ग्रुप सेम होगा। क्लियर? आया समझ? आगे चलते हैं। इसको देख के आपको क्या फील आ रही है? ये जो सारे हैं क्या ये सेम ग्रुप के हैं क्या? नहीं 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 सर, ये सेम ग्रुप के नहीं है। तो ये किसके हैं? ये सब के सब सेम पीरियड के हैं। जब पीरियड सेम होता है तो अपना पीरियोडिक टेबल वाला दिमाग लगाओ, आपको पता है कि जो साइज है सेम पीरियड में सिमिलर होती है। जब साइज सिमिलर है तो आंसर किससे जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आंसर जाएगा, तो अब सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फ्लोरीन। अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर अभी तो आपने बोला था कि फ्लोरीन छोटा सा एटम है। भैया यहां पे पूरी जमात ही छोटी सी है, पूरी बारात ही छोटी सी है, तो आपको सारे छोटों में कंपेयर करना है। जब मैं सारे छोटों में कंपेयर करता हूं तो फिर ये देखता हूं कि यार किसकी कैपेसिटी ज्यादा है। ठीक है, और कैपेसिटी किससे पता चलती है? नेगेटिव चार्ज को रखने की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पता चलती है। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो F- OH- से ज्यादा स्टेबल, वो NH2- से ज्यादा स्टेबल, और ये CH3- से ज्यादा स्टेबल। तो अगर ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, तो आंसर हो जाएगा 4 मोर देन 3 मोर देन 2 मोर देन 1। ठीक है, तो सबसे पहले साइज सेम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और अगर ना तो सेम पीरियड के हैं ना ग्रुप के हैं, कुछ ऐसे हैं जहां पे साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों ही सिमिलर है। इस वाले ग्रुप की देखो, ये सेम ग्रुप है, ये वाला, ये भी यहां पे सेम है, ये भी यहां पे सेम है, बस यहां पे अंतर किसका पड़ रहा है? NO2 अलग अलग जगह पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर किससे जाएगा? इफेक्ट से आंसर जाएगा। इफेक्ट कौन सा लग रहा है? इंडक्टिव लग रहा है, -I में हमको क्या पता है कि DNP रूल होता है। फर्स्ट लेक्चर देखना, अगर DNP रूल नहीं पता तो आपको किसका? इंडक्टिव वाले जो अपने रिवीजन किया था ना उसका। और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, आपको लग रहा है कि यार थोड़ा सा पेस ज्यादा है, मैं आराम आराम से समझना चाहता हूं, अभी रिवीजन है तो जल्दी करना पड़ेगा। अगर आप आराम से पढ़ना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे जाके ईसरल टाइप कर देना, ऐप आएगी, उसको इंस्टॉल कर लेना। वहां पे GOC नाम का चैप्टर है, उसमें बहुत आराम से पढ़ाया है, बहुत शानदार आपको समझ में आएगा, वहां से पढ़ लेना। ठीक है, पूरा कोर्स उधर अवेलेबल है। ठीक है, अब DNP में क्या देखा था हमने कि भैया डिस्टेंस डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। तो जितना ज्यादा NO2 पास में रहेगा आपके कॉन्जुगेट बेस वाले ग्रुप पे, मतलब O के जितना ज्यादा पास रहेगा, ये हटेगा माइनस आएगा, ये हटेगा माइनस आएगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन के पास रहेगा उतनी ज्यादा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और जितनी ज्यादा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी इंप्रूव होगी उतनी ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मैं ये सब बनाऊंगा कॉन्जुगेट बेस हटा के, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 मोर देन 2 मोर देन 3। आई बात समझ में? यहां पे आंसर किससे गया? इफेक्ट्स से यहां पे आंसर गया। क्लियर? ठीक है,
आगे चलते हैं। तो मेरे को अगला ये करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप एक बार अटेम्प्ट करो, फिर अपन मिलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। मैं इसको हटाऊंगा तो यहां माइनस चार्ज बनेगा, इसको हटाऊंगा तो यहां माइनस चार्ज बनेगा, इसको हटाऊंगा तो यहां माइनस चार्ज बनेगा। आप देख रहे हो ए और बी के केस में जो माइनस चार्ज है वो रेजोनेंस कर रहा है। किसके केस में? ए और बी के केस में। सी के केस में वो क्या कर रहा है? इंडक्टिव कर रहा है। तो मेरा ए और बी के एसिडिक स्ट्रेंथ सी से तो ज्यादा होगी, क्योंकि मेरे को ये पता है कि रेजोनेंस ज्यादा पावरफुल इफेक्ट होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव। चलो, तो ए कॉमा बी मोर देन सी, तो ये हो गया। मेरे को कंपेयर अब किस में करना है? ए और बी में। ए और बी में डिफरेंस क्या है? ए और बी में डिफरेंस ये है कि ये तो 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। 2 डिग्री होने से ये फर्क पड़ा कि ये वाला जो ग्रुप है ना, ये इधर प्लस आई लगाएगा। जैसे ये प्लस आई लगाएगा तो इधर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएगा, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे इकट्ठा होना फेवरेबल नहीं होता है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा कि ए मोर देन बी मोर देन सी। ठीक है, बी में दुख यह है कि प्लस आई से थोड़ा सा स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस का कम हो जाएगा। ए के केस में कोई प्लस आई लग नहीं रहा है, सिर्फ रेजोनेंस लग रहा है, तो स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस का सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर मेरा क्या आ गया? ए मोर देन बी मोर देन सी। तो मल्टीपल इफेक्ट्स का हमने एक क्वेश्चन यहां पे किया। अब थोड़ा सा अगला प्रोफाइल पे जाते हैं, प्रोफाइल चेंज करते हैं और यहां पे देखते हैं अगर बेंजीन रिंग वाला केस हो तो हमको क्या पता है कि भाई अगर ऑर्थो पे ग्रुप लगा हो और पैरा पे ग्रुप लगा हो तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, ये माइनस एम ग्रुप है, ये माइनस एम ग्रुप है अपना। कैसा एम बनाया है ये मैंने? ये नो ग्रुप, ठीक है, और ये प्लस एम ग्रुप। तो ये तो अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगेगा, जैसे ये NH2 लगा हुआ है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से मेरे कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कम होती है, क्योंकि चार्ज का अमाउंट वहां पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ए बी सी डी अगर मैं इसको बोलूं, ठीक है ना, तो ये तो मेरे को पता हो गया कि यार ए बी तो डी से ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा एसिडिक है, और सी से भी ज्यादा स्टेबल और एसिडिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। तो अभी तक मेरे को ये पता चल गया ए बी मोर देन सी मोर देन डी। सी भी डी से ज्यादा है, क्योंकि डी में तो यार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना, जो चार्ज की वैल्यू को बढ़ा रहा है और अनस्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है। कंपेयर करना है ए और बी में, तो जो ज्यादा माइनस एम होगा, जो ज्यादा ताकतवर माइनस एम होगा, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी को कम करेगा, मतलब कॉन्जुगेट बेस को उतना ज्यादा स्टेबल करेगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। तो ये भी हमको एक बात समझ में आई कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ माइनस एम और माइनस आई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो NO2 क्योंकि ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइनस एम होता है CN के कंपैरिजन में, तो मेरा आंसर हो जाएगा, इस कॉमा को हटा के और ये वाला साइन लगा देंगे, A मोर देन B मोर देन C मोर देन D। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 1 2 3 4 कुछ भी बोल सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम इक्विवेलेंट RS का कंसेप्ट देखेंगे। देखो यहां पे 3 इक्विवेलेंट RS बनेंगे। कैसे? जब मैं चार्ज हटाऊंगा तो ये मेरा कुछ ऐसा ग्रुप है, तो ये वाला चार्ज घूम फिर के इस वाले ऑक्सीजन पे भी चल जाएगा, इस वाले ऑक्सीजन पे भी चल जाएगा। तो कितने इक्विवेलेंट RS बनेंगे? मेरे 3 इक्विवेलेंट RS बनेंगे। ठीक है, तो इधर 3 इक्विवेलेंट RS बनेंगे, यहां पे भी सेम फंडा और यहां पे भी सेम फंडा नहीं, क्योंकि यहां पे 2 इक्विवेलेंट RS बनेगा। यहां पे माइनस आएगा, जब मैं इस H को हटाऊंगा तो माइनस रेजोनेंस करके इधर ऑक्सीजन पे पहुंच जाएगा। अब हमको ये पता है कि जितना ज्यादा इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, जितने ज्यादा इक्विवेलेंट RS बनेंगे, स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में हमने ये देखा था। बस जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये तो पता चल गया कि A, B मोर देन C है। A और B में कंपेयर करना है। जब मैं A और B में कंपेयर करूंगा तो अब मैं ये देखूंगा कि भैया दोनों में, एक में CH3 लगाए जो प्लस आई है, एक में CF3 लगाए जो माइनस आई है, और मेरे को ये पता है कि माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो आंसर मेरा हो जाएगा A मोर देन B मोर देन C। ये एक केस हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ को समझने का। तो जब भी इक्विवेलेंट RS आएगा आपको क्या करना है, पता चल गया, बहुत बढ़िया।
एक और केस हो सकता है, कंसिडरेशन हो सकता है, जहां पे कंपाउंड एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक बनता है। जैसे अगर मैं इसको हटाऊंगा तो यहां माइनस आएगा, इसको हटाऊंगा बी वाले को तो यहां माइनस आएगा। जैसे यहां पे माइनस आया तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन, इधर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। प्लेनर है क्या? बिल्कुल है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है क्या? बिल्कुल हो रहा है। तो ये तो क्या बन जाएगा? एंटी एरोमेटिक, ये बन जाएगा एरोमेटिक। और एरोमेटिक मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक एनी डे। तो मेरा आंसर हो जाएगा कि HA इज मोर एसिडिक देन HB। बहुत सिंपल है, पर इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, वरना गड़बड़ आंसर दे देते हैं बच्चे। ये वाली केस आपको लर्न करना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जनरली बच्चे क्या बोलते हैं, देखो सर सल्फर पे आपने एसिड बनाया है, H2SO4 कितना अच्छा एसिड होता है, तो ये भी तो अच्छा एसिड होगा। नहीं, अच्छा तो है, पर स्क्वेरिक एसिड उससे भी अच्छा एसिड है। ये कौन सा एसिड है? ये स्क्वेरिक एसिड है। तो मेरा आंसर किससे जाएगा? इक्विवेलेंट RS से मेरा आंसर जाएगा। यहां पे 4, इधर 3, यहां पे 2। सो आंसर विल बी 1 मोर देन 2 मोर देन 3। ठीक है, तो ये हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के केसेस देखे। अब हम नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे SIR इफेक्ट। कई बार क्या होता है कि बहुत अजीब सी एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जैसे आपको बताता हूं क्या। जैसे मान लो आपको मैं पूछूं कि यार इस वाले एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर दो। ये मेरे पास 2 एसिड्स हैं, इनका मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देना है। मैंने आपको क्या बोला था कि भैया पैरा पे जब भी ग्रुप लगा होगा तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। NO2 की -m की स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए ऐसा कुछ। ठीक है, पक्का है ना? अब मैं जब आंसर को क्रॉस चेक करूंगा तो आंसर तो आ रहा है इसका उल्टा। ये क्या हो रहा है? सोचना पड़ेगा, कुछ तो दिक्कत है यहां पे। भैया दिक्कत कुछ नहीं है, SIR लग रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ये जो 2 ग्रुप देख रहे हो आप, बहुत बड़े है ना, मिथाइल ग्रुप है। इनकी खुद की एक इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होगी। NO2 का खुद का एक इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है। तो 2 चार्ज डेंसिटी जब पास आती है तो क्या होता है? रिपल्शन होता है। क्या पूरा धर्म यही है क्या केमिस्ट्री का कि रिपल्शन को कम करना है? बिल्कुल यही है कि रिपल्शन को कम करना है। तो होगा क्या कि ये जो अपने NO2 भाई साहब हैं, ये आउट ऑफ प्लेन चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे? आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। और जैसे ही आउट ऑफ प्लेन चले गए तो रेजोनेंस हो गया खत्म। तो ये अब प्योरली -I की तरह से बिहेव कर रहा है। CN इज अ स्मॉल ग्रुप, छोटा ग्रुप है। ये छोटा ग्रुप है तो इसकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी सिर्फ इतनी सी है, इनकी तो इनकी जितनी ही है। ठीक है, पर अब क्योंकि ये ग्रुप छोटा है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम हो गई। दूरी कम होने से रिपल्शन कम हो गया, तो इसमें CN आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगा और -m इफेक्ट शो करेगा। और आपको तो पता ही है कि -m की वैल्यू -I से ज्यादा होती है। तो मेरा आंसर हो जाएगा ये। इसको इफेक्ट को क्या बोलते हैं? SIR इफेक्ट। बहुत जरूरी इफेक्ट है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन से बेसिकली सीखा ये कि जब भी मेरा कोई ग्रुप अगर पैरा पे लगा हो या ऑर्थो पे लगा हो और उसके आसपास की पोजीशन पर बल्कि ग्रुप लगे हो, तो ग्रुप के आउट ऑफ प्लेन जाने के चांसेस रहते हैं। और जैसे ही वो आउट ऑफ प्लेन गया तो वो रेजोनेंस शो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि रेजोनेंस में प्लेनर होना जरूरी है। तो फिर मेरे को आंसर इंडक्टिव से निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे मान लो मैं ये लेता हूं या ये लेता हूं। इस केस में OH इज अ स्मॉल ग्रुप। जो भी जिन भी ग्रुप को मैं स्मॉल बोल रहा हूं वो SIR इफेक्ट शो नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्मॉल ग्रुप्स हैं वो SIR इफेक्ट शो नहीं करते हैं। अभी आपको पूरी लिस्ट बता दूंगा कि स्मॉल ग्रुप्स में कौन कौन आता है। तो ये भी SIR शो नहीं करेगा, SIR शो नहीं करेगा। इस केस में यहां पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है, यहां पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है, ये तो खुद ही बहुत बड़ा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है। तो यहां पे तो SIR लग जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। अगर ये आउट ऑफ प्लेन नहीं जाता ना, देखो, तो यहां पे +m इफेक्ट शो होता, क्योंकि रेजोनेंस के लोन पेयर जाते और इसको बहुत ज्यादा अनस्टेबल बना देते, O- को और ज्यादा चार्ज दे देते तो अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती। इस केस में क्या हुआ? ये ग्रुप दूर चले गए। भाई पहले तो एडजेसेंट कार्बन पे ही लगे थे, अब ये ग्रुप दूर चले गए, तो जो इसकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है ना, नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, यहां पे तो +m लग जाएगा। और यहां पे एक्चुअली +m ना लग के क्या लगेगा? यहां पे इस नाइट्रोजन का +m नहीं लग के यहां पे इसका -I लगेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा।
तो बच्चे जनरली ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि जब भी SIR लगता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और आपने उसको रिपल्शंस लगा के स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस करके आउट ऑफ प्लेन भेज दिया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को, तो होगा क्या कि स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस की बढ़ जाएगी, क्योंकि रेजोनेंस तो अब हो ही नहीं रहा है। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ और आपने उसको आउट ऑफ प्लेन भेज दिया तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो केस बाय केस डिपेंड करेगा कि कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी, और इस पे ही क्या डिपेंड करेगा, इस पे ही ये डिपेंड करेगा मेरा जो एसिड का स्ट्रेंथ है वो कितना है। ठीक है, सो आंसर क्या हो गया मेरा कि ये वाला जो कंपाउंड है ज्यादा एसिडिक है इस वाले कंपाउंड से, क्योंकि इसमें तो +M लग रहा है, इसमें आंसर इंडक्टिव से जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको लिस्ट बताने वाला था, वो लोग जो शो करते हैं पहले उनकी देख लेते हैं, जो लोग SIR शो करते हैं पहले उनकी लिस्ट देख लेते हैं। NR2 हो गया, COH हो गया, NO2 हो गया, इसके अलावा अपने COOR हो गया, CONH2 हो गया, COCl हो गया, ये वाला ग्रुप हो गया। ये सब बल्कि ग्रुप्स हैं। कैसे ग्रुप्स हैं ये सब बल्कि ग्रुप्स हैं। बल्कि ग्रुप्स हैं तो मतलब इन पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस लग सकता है। अगर मेरे बल्कि ग्रुप और साइड में बेंजीन रिंग पे अटैच्ड हुए तो आउट ऑफ प्लेन ये चले जाएंगे और ना तो -M लगा पाएंगे ना +M लगा पाएंगे, तो इनका आंसर फिर इंडक्टिव से जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है, ये सारे ग्रुप्स SIR शो कर सकते हैं। कुछ ऐसे स्मॉल छोटू ग्रुप्स, लीनियर ग्रुप्स जो SIR शो नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ना OH करेगा, ना NH2 करेगा, ना CN करेगा, ना F करेगा, ना तो OH ना तो NH2 ना CN ना F। और भी ऐसे बहुत सारे ग्रुप हैं जिनके लिए स्टेरिक क्राउडिंग अपन नहीं मानते, जैसे H, T, D, F, OR, ये सब स्टेरिक क्राउडिंग में, मतलब ये सब किसी को आउट ऑफ प्लेन नहीं भेज सकते। छोटे से ग्रुप है, छोटी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो आउट ऑफ प्लेन ये लोग नहीं भेज सकते। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये इफेक्ट को हम बोलते हैं SIR इफेक्ट। आगे चलते हैं, एक और इफेक्ट होता है ऑर्थो इफेक्ट। ये इक्विवेलेंट RS से कनेक्टेड होता है। कैसे होता है अभी अपन देखते हैं। ऑर्थो इफेक्ट ये क्या बोलता है कि यार जो बेंजोइक एसिड है ना, बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप, उसको बेंजोइक एसिड बोलते हैं, वो ज्यादा एसिडिक होता है, मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड इफेक्ट। इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो डेरिवेटिव क्या बोलते हैं, जैसे मान लो ये मेरा बेंजीन है, इधर कोई भी एक X ग्रुप है, अगर मैं यहां पे एक G ग्रुप लगा दूंगा तो ये कहलाएगा ऑर्थो डेरिवेटिव। ऑर्थो पोजीशन पे ग्रुप लगाने पर ऑर्थो डेरिवेटिव कहलाता है। सो दिस इज ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा पोजीशन, दिस इज पैरा पोजीशन, जैसा कि आप लोग जानते ही हो। ये इफेक्ट क्या बोल रहा है, ये इफेक्ट बोल रहा है कि बेंजोइक एसिड के जो ऑर्थो डेरिवेटिव्स होते हैं वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा स्टेबल होते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, देखो बहुत सिंपल है। जैसे मान लो ये दो हैं अपने पास एसिड, ये तो ऑर्थो डेरिवेटिव है क्योंकि यहां पे ऑर्थो पे ग्रुप लगा हुआ है, और ये अपना बेंजोइक एसिड है, ये अपना बेंजोइक एसिड है। इनके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है कुछ ऐसा। क्या है इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर? कुछ ऐसा इनका ऑर्डर है। ऐसा क्यों होता है अब आप ये पूछो। देखो इस ग्रुप से COOH ग्रुप आउट ऑफ प्लेन चला गया, चलो आपको समझा देते हैं। मान लो मेरा यहां पे Me लगा हुआ है, C++O, ठीक है। Me के कारण ये पूरा ग्रुप आउट ऑफ प्लेन, जब ये मेरा आउट ऑफ प्लेन चला गया तो अब बात समझना, यहां पे रेजोनेंस तो होगा, इस पर्टिकुलर ग्रुप के ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में होगा, बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं होगा। इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में रेजोनेंस हो रहा है, तो जो RS बनेंगे वो क्या बनेंगे? इक्विवेलेंट RS बनेंगे। इस केस में अगर देखो मैं यहां पे माइनस साइन हटा दूं तो रेजोनेंस इधर भी होगा, इस ग्रुप के साथ भी होगा, तो जो RS बनेंगे वो नॉन इक्विवेलेंट RS बनेंगे। और आपको तो पता ही है यार कि इक्विवेलेंट RS की स्टेबिलिटी नॉन इक्विवेलेंट RS से ज्यादा होती है। तो क्योंकि मैंने यहां पे ऑर्थो ग्रुप लगा के स्टेरिक रिपल्शन करके COOH ग्रुप को आउट ऑफ प्लेन भेज दिया, और आउट ऑफ प्लेन भेजे जाने के कारण जो RS बने वो इक्विवेलेंट RS बने, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है नॉर्मल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। तो मेरा कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल हो गया, ज्यादा अगर वो स्टेबल हो गया तो मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़
गया। ठीक है, तो जब भी COOH पे ऑर्थो पे कोई ग्रुप लगा हो तो आंखें फाड़ फाड़ के देख लेना कि यार कुछ तो गड़बड़ है, और अपने दिमाग में ऑर्थो इफेक्ट को याद कर लेना। ठीक है, जैसे अब ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल को अगर हम देखें तो हमारे पास A, B, C और D 4 कंपाउंड्स है। ये A है। ठीक है, इसमें मेरे को एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकालनी है। क्या यहां पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो क्या ये बेंजोइक एसिड के बाकी डेरिवेटिव से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ग्रुप कौन सा है? NO2 है, -I -M ग्रुप है ये COH क्या है? आउट ऑफ प्लेन, मतलब यहां पे इक्विवेलेंट RS बनेंगे, मतलब A की स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा हो गई, A तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो मैं A को तो कतार में सबसे पहले खड़ा कर दूंगा एकदम बढ़िया तरीके से, इसको पहले ही मैं आगे भेज दूंगा। अब मेरे को कंपेयर करना है B में, C में, D में। ये मेटा पे लगा है, ये पैरा पे लगा है, और ये नो ग्रुप है। क्या एसिडिक स्ट्रेंथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से बढ़ती है क्या? बिल्कुल बढ़ती है। यहां पे ये ये तो -I शो कर रहा है, ये -M शो कर रहा है। मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है कि इंडक्टिव? मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है। तो C और B में कौन ज्यादा पावरफुल हुआ? C ज्यादा पावरफुल हुआ, C ज्यादा स्टेबल हुआ। ठीक है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी की बात हो रही है। तो A के बाद मेरा आ जाएगा C, फिर मेरा आ जाएगा B, और क्योंकि D के केस में कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है तो आंसर आ जाएगा A मोर देन C मोर देन B मोर देन D। तो ये तो हमने बात करी एसिडिक स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो देखो चालू करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ से। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ में बेस क्या होता है? बेसिकली बेस को आपको समझना पड़ेगा, बेसिकली बेस को समझना पड़ेगा। ठीक है यार, बेस वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जो दुखी है कि यार बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना है, देना है, देना है, देना है। बेस की जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने ऊपर जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इकट्ठी हो रखी है, या तो नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में होगी या लोन पेयर के फॉर्म में होगी, उसको सामने वाले को देना है। तो बेस दानी आदमी है, एसिड गरीब आदमी है, बेस दानी आदमी है। ठीक है, वो बेस डोनेट करता है, जैसे दानवीर कर्ण वैसे बेस भी दानवीर होते हैं। ठीक है, तो दान करने के लिए पैसा भी तो होना चाहिए। तो इसके पास एनायन है तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डोनर लोन पेयर है तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। कई पे जगह पे आपको +H एक्सेप्टर भी लगेगा। लुईस भैया की भाषा में, ब्रॉन्स्टेड लॉरी की भाषा में इसी तरीके से बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि मान लो मैं एक बेस हूं, मेरे पास लोन पेयर है, बाजू में से H+ आ रहा है, H+ क्या चिल्लाता हुआ आता है? इलेक्ट्रॉन दे दो, दे दो, दे दो। ये बेस क्या बोल रहा है? लोन पेयर ले लो, ले लो, ले लो। तो एक देने वाला, एक लेने वाला, पक्की दोस्ती हो जाएगी। ठीक है, तो H+ एक्सेप्टर की तरह से भी आप जानते हो। तो साफ साफ हमको समझ में आ रहा है, जितनी ज्यादा मैं चार्ज डेंसिटी बढ़ाता जाऊंगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती जाएगी। तो +M +H +I इस बेसिक स्ट्रेंथ को सपोर्ट करने वाले हैं, -I -M डिक्रीज करने वाले हैं। ठीक है, आगे चलें। चलो, अब जैसे जैसे हम क्वेश्चंस देखेंगे वैसे वैसे हमको और समझ में आएगा। जैसे मान लो मेरे पास NH3 है, MENH2 है, MENHMe है और MENMe है, मतलब NMe3 है। अब अगर मैं इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करूंगा तो यहां पे भी लोन पेयर है, पर कोई +I ग्रुप नहीं लगा है। इसके ऊपर भी लोन पेयर है जो ये डोनेट करेगा, पर यहां पे एक +I लगा है, यहां पे एक +I और 2 +I लगे हैं। तो 2 यहां पे डोनेटिंग ग्रुप हैं, यहां पे 3 डोनेटिंग ग्रुप हैं, +I +I +I। तो सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसके ऊपर होगी? इस वाले नाइट्रोजन भैया के ऊपर सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी होने वाली है। तो सबसे अच्छे से डोनेट कौन कर पाएगा? ये वाला नाइट्रोजन कर पाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर हुआ? कट हुआ? क्लियर कट हुआ कि नहीं हुआ? आगे चले क्या? चलो, अब इनमें कंपेयर करना है साहब। अब मेरे को ये तो पता है कि मैं एक पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं पीरियड में, मेरे को ये भी समझ में आती है बात कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है का मतलब वो नेगेटिव चार्ज को आराम से रख सकता है, आराम से रख सकता है मतलब देने की इच्छा कम होगी। तो बताओ, कार्बन को ज्यादा प्रॉब्लम होती है नेगेटिव चार्ज से कि फ्लोरीन को? धमाकेदार आवाज आएगी आपके अंदर से, सर फ्लोरीन को कम होती है, कार्बन को ज्यादा होती है, यही तो आवाज आएगी। तो अगर कार्बन को बहुत प्रॉब्लम है नेगेटिव चार्ज से तो वो क्या चाहेगा? ले जा, ले जा, ले जा। फ्लोरीन को लेगा रुक जा, रुक जा, रुक जा। तो बेस कौन होगा? अच्छा, कार्बन पे जो नेगेटिव है वो होगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आंसर किससे गया? इलेक्ट्रोनेगेटिव से। जिस कार्बन मतलब जिस एनायन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो ज्यादा अच्छा बेस होगा। हमने ये क्वेश्चन से सीखा। आगे चलते हैं।
अब हमारे पास ये सारे एग्जाम्पल हैं, ऊपर से बारिश की तरह से टपक रहे हैं, ठीक है। चलो भैया, ये कौन सा ग्रुप है, माइनस एम। अब तो ऐसे चुटकियों में आपको याद होना चाहिए, यहां पे भी लोन पेयर है। ये कौन सा ग्रुप है, माइनस एम, ये प्लस एम, अरे वाह वाह वाह, ये प्लस एच, और ये नो ग्रुप। आपको तो पता ही है कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस एम के। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और प्लस एच के भी, तो 3 सबसे ज्यादा होने वाला है, क्योंकि प्लस एम की औकात, उसकी स्ट्रेंथ प्लस एच से ज्यादा होती है। फिर प्लस एच होने वाला है, तो प्लस एम थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला। तो हमको ये तो समझ में आ गया 3 मोर देन 4। अब हमको डिसीजन करना है 1, 2 और 5 में। 1 और 2 में इलेक्ट्रॉन्स को खींचा जा रहा है, और हमको तो जिस पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो देखना है ना। तो 1 और 2 के केस में NH2 के इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, तो उसकी देने की टेंडेंसी कम हो गई। यहां पे भी रेजोनेंस में तो इन्वॉल्व हैं, इस वाले केस में भी, फिफ्थ वाले केस में, पर कम एक्सटेंट है, क्योंकि माइनस एम ग्रुप नहीं लगा हुआ है। तो इसके बाद आ जाएगा अपना 5। फिर NO2 और CN में जो ज्यादा पावरफुल होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। तो आंसर फिर मेरा हो जाएगा 2 फिर मोर देन 1, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 3, 4, 5, 2, 1। आगे चलते हैं, चलिए। अब ये है कंपेयर करना है कि 1 ज्यादा बेसिक है कि 2 ज्यादा बेसिक है। आपको पता है कि ये sp2 है भाई, ठीक है ना, sp3 है इनफैक्ट, ये सॉरी, ये sp3 है, नीचे वाला sp2 है, और ये sp2 है। जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही ज्यादा अच्छा बेस। sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, 33% एस कैरेक्टर है, यहां पे 25% एस कैरेक्टर है। तो किसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कम, इस वाले 2 वाले NH2 का। तो किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, 2 वाले का। तो किसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, 2 वाले की। आंसर क्या हो जाएगा, 2 मोर देन 1 हो जाएगा। चले भैया आगे। PHO माइनस CH3COO माइनस, यहां पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ज्यादा ताकत में कौन, ERS ताकत में RS से ज्यादा बड़ा है, एक्स्ट्रा E है इसमें, एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। तो ये यहां पे इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड बेटर, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स उतने अच्छे से डीलोकलाइज नहीं हो रहे जितने इसमें। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होंगे उतने ही वो कम अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, चार्ज डेंसिटी एट पर्टिकुलर टाइम पे उतनी ही कम होगी। तो ये मेरा बेटर बेस है, ठीक है। जहां पे डीलोकलाइजेशन कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, डीलोकलाइजेशन कम होगा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। हमने इस क्वेश्चन से ये चीज सीखी। आगे चलते हैं, ये आपको याद करना है, ये कंपाउंड बार बार अपनी शक्ल दिखाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस है, इसका नाम है गुआनिडीन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत शानदार केस है। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो अगर मैं इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, ये लोन पेयर इधर डोनेट होगा, ये बॉन्ड इधर खुलेगा, तो यहां पे तो आ जाएगा डबल बॉन्ड, और यहां पे आ जाएगा NH पे माइनस। जो डोनेशन होता है एक एसिड की तरफ, लुईस एसिड है मान लो, तो डोनेशन इस वाले नाइट्रोजन से होता है, और नाइट्रोजन पे क्या है, पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज है। और एक स्ट्रक्चर के कारण नहीं, एक बार लोन पेयर का डोनेशन इधर भी होएगा, तो इसमें 66% ऑफ द टाइम तो नेगेटिव चार्ज बैठा है, मतलब चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। खुद के लोन पेयर तो है ही, ऊपर से नेगेटिव चार्ज भी है, तो बहुत एक्स्ट्रा चार्ज है। जितना ज्यादा चार्ज होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ेगी। तो हमको वही तो निकालना है। तो 2 ज्यादा बेसिक है 1 के कंपैरिजन में। क्लियर है जिंदगी में बात, ठीक है। आगे बढ़े पक्का, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुआनिडीन सबसे ज्यादा बेसिक है, कोई भी बेस आ जाए ये देखे सबसे ज्यादा बेसिक मार के आ जाना भैया। ऑर्गेनिक बेसिस की बात हो रही है, NaOH आ जाए तो मत कर देना ये काम, फिर सोचना पड़ेगा। वैसे आएगा नहीं तो आपको वैल्यूज देंगे, हमको कैसे पता। कंपैरिजन तो उनके बीच में होता है जिनके बीच में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ये 2 केसेस हैं, ये आपको सॉल्व करना है, आपको टाइम देता हूं। मैंने आपको एक रूल सिखाया था पहले वाले रिवीजन वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखा हो तो जो जीओसी का पार्ट 2 है रिवीजन का, वो जाके देख लेना, ठीक है। वहां पे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। तो पहले आप सॉल्व करो, फिर मिलते हैं। हाँ तो भाई आंसर कैसे निकालेंगे, जिसके ऊपर लोन पेयर की डेंसिटी ज्यादा होगी वो अपना ज्यादा अच्छा बेस होगा। देखो इसके जो लोन पेयर है वो इधर जाके रेजोनेंस में इधर जा रहे हैं, तो यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा। अब आप बोलोगे कि सर इसमें भी तो ऐसा ही हो रहा है, और मैं बोलूंगा ऐसा नहीं हो रहा, तो आप चौंक जाओगे कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा।
जिसने ब्रेड्स रूल पढ़ा था उसको तो समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं और ये क्वेश्चन आपको क्यों दिया गया है। जिसने नहीं पढ़ा था वो पीछे जाके रिवाइज जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट रूल है। यहां पे जो इसके लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में नहीं जा सकते, क्योंकि जैसे ही गए यहां पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा तो sp2 कैरेक्टर आने लगेगा, ब्रेड्स रूल चिल्ला के मना कर देगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो यहां पे तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, समझ रहे हो, नो रेजोनेंस। यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, तो यहां पे तो लोन पेयर उतने अच्छे से अवेलेबल ही नहीं है, वो तो रेजोनेंस में जा रहे हैं। फर्स्ट केस में रेजोनेंस में नहीं जा रहे हैं, तो पूरे लोकलाइज्ड हैं, ठीक है। सो 1 more than 2 एज लोन पेयर इज लोकलाइज्ड बाय ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल के द्वारा आप लोकलाइज्ड है तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक है। चलें आगे, चलिए एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ की अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है। ये हम बात करें, इंपॉर्टेंट चीज है। उससे पहले देखो आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर अभी भी आप लोगों के मन में कुछ डाउट्स है ना अपनी पढ़ाई को लेकर, तो वो डाउट्स छोड़ दो। जिंदगी में डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई भी चीज आपको रोक रही हो पढ़ाई करने से, उसको हटा दो यार। अपने दिल की करने का बहुत कम लोगों को मौका मिलता है, और आप अगर सच्ची में एक्चुअली में अपने दिल से पढ़ाई करना चाहते हो ना, तो डिसीजन ले लो। तो ये मेरे जो फादर हैं, इनके गुप्ता सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं ईसरल में, उनके सामने भी कुछ साल पहले यही सेम सवाल था कि यार मैं अपनी बहुत एक बड़ी जॉब को छोड़ के, करोड़ों का पैकेज छोड़ के एक नया स्टार्टअप चालू करूं क्या। तो उनके दिल से जो आवाज निकली कि यार मेरे को इंडिया के बच्चे बच्चे तक पहुंचना है, और उसके लिए मेरे को एक बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, ठीक है। पूरी फैमिली की इनकम बंद हो गई, सब कुछ रिस्क पे लग गया, पर आज ईसरल दौड़ रहा है, भाग रहा है, क्योंकि उन लोगों ने डर के डिसीजन नहीं लिया, दिल की बात सुनी। दिल की बात आप लोग भी सुनो, दिन रात लग के मेहनत करो। जो हमने पिछली बार बोला था कि पढ़ाई करो, प्रचंड करो, कुछ भी काम एवरेज मत करो, सेम सारांश सर ने किया। आज भी उनके पास बहुत अच्छी कंपनी जैसे गूगल है, उसके ऑफर लेटर हैं, पर वो नहीं जा रहे यार, क्योंकि उनका दिल बोलता है कि भारत के बच्चे बच्चे तक पहुंचना है, तो वो वहीं पे है। तो ऐसे ही आप लोग को कभी कोई बहाना नहीं आने देना चाहिए। बहुत सारे हमारे भी दोस्त लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं, जो बोलते हैं कि ये क्या डिसीजन ले लिया आपने, इससे क्या हासिल होगा, देखो पहले आप इतना सब कमा रहे थे, अब कुछ भी नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। पर सुननी इसकी है, ठीक है। इसकी सुनोगे तो बहुत आगे जाओगे। मेहनत करो ना यार, दम है ना अपने अंदर, तो मेहनत करो, फोड़ो। हो सकता है कोई रिजल्ट नहीं निकले, बहुत जरूरी, मतलब बहुत चांसेस है, प्रोबेबिलिटी का खेल है, जो आप चाह रहे थे वो, पर एटलीस्ट मेरी लाइफ में रिग्रेट तो नहीं रहेगा। तो दिल से आज से पढ़ाई करो, अभी तक नहीं कर पा रहे थे तो डरो मत, करो, ठीक है। तो एक्वस मीडियम में हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करने वाले हैं। देखो मिथाइल का जो प्लस आई इफेक्ट होता है, हम बेसिक नेचर ये निकालेंगे। जो हमने पहले बेसिक नेचर निकाला था ना सेम, वो मैं एयर में बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा था। अब हम यहां पे एक्वस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो दोनों में कंसिडरेशन अलग अलग होगा। अगर मैं बिना बेसिक नेचर, मतलब बिना एक्वस मीडियम के बेसिक नेचर को देखूं, तो मेरे को ऐसा मिलेगा कि भाई इसमें 3 प्लस आई ग्रुप हैं तो ये ज्यादा होगा, इसमें 2 हैं प्लस आई तो ये, और ये उससे कम, ये प्लस आई एक ही है ये उससे भी कम, और ये सिर्फ NH3 है तो ये सबसे कम। पर जब हम यहां पे क्या करते हैं, जब हम यहां पे पानी के अंदर इसको डालते हैं, तो वहां पे हमको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी कंसीडर करना पड़ता है। बात समझ में आ रही है आपको? सॉल्वेशन को भी कंसीडर करना पड़ता है। तो जब हम वो कंसीडर करते हैं, तो देखो हमारे पास क्या है कि पानी के पास जो H के ऊपर डेल्टा प्लस है, ये एक पानी का मॉलिक्यूल है, इसको आप इस तरीके से समझो, इसके ऊपर डेल्टा प्लस है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो वो इसको दे सकता है अपने लोन पेयर, और बिल्कुल देगा भी सही। तो सॉल्वेशन के हिसाब से हम कम देखें तो NH3 का सॉल्वेशन बेस्ट होता है बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग। अभी समझाता हूं कैसे। मान लो मेरा ये M के यहां पे Me है, ठीक है, और बाकी तो यहां पे एक H और 2 H है ही। पानी का मॉलिक्यूल यहां से अगर चलता हुआ आ रहा है, तो पानी के मॉलिक्यूल पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, Me का भी एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो आपस में स्टेरिक रिपल्शन हो जाएगा। नाइट्रोजन के एटम तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है जैसे जैसे मैं स्टेरिक क्राउडिंग को बढ़ाता जा रहा हूं। तो यहां पे 2 अपोजिंग फैक्टर्स लग रहे हैं। एक तो कैटायन का सॉल्वेशन, मतलब ये जो H प्लस यहां पे या डेल्टा प्लस जो H का है वो सॉल्वेट होना चाहता है, उसके लिए उसको नाइट्रोजन के पास जाना पड़ेगा, जिससे कौन रोक रहा है, ये जो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं बड़े बड़े भारी भारी, वो पानी के हाइड्रोजन को नाइट्रोजन के पास जाने ही नहीं देंगे। तो 2 इफेक्ट लग रहे हैं। भाई मैं एक एल्काइल ग्रुप लगा रहा हूं तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ रहा है, जिससे डोनेटिंग एबिलिटी बढ़ रही है, पर उससे सॉल्वेशन मेरा कम हो रहा है।
और ये कोई भी नहीं चाहता कि सॉल्यूशन कम हो, क्योंकि उससे एनर्जी भी कम रिलीज होगी। तो दो अपोजिट फैक्टर्स लग रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट और सॉल्वेशन ऑफ कैटायन। तब ये दोनों, अगर मैं सिर्फ सॉल्वेशन को देखूंगा तो NH3 का सॉल्वेशन MENH2 से अच्छा, उसका Me2NH से अच्छा, क्योंकि जितनी ज्यादा क्राउडिंग बढ़ती जाएगी उतना मुश्किल होता जाएगा नाइट्रोजन के पास पहुंचना। ठीक है, अगर मैं बेसिसिटी को देखता हूं, बेसिक स्ट्रेंथ को देखता हूं, तो Me3N की Me2NH से ज्यादा, MENH2 से ज्यादा और उसके NH3 से ज्यादा। तो जब हम एक्चुअल ऑर्डर निकालते हैं, वो इन दोनों का कुछ मिक्स ऑर्डर आएगा, तो वो ऑर्डर आ जाता है 2 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री, मोर देन 3 डिग्री, मोर देन 0 डिग्री। तो मेरा आंसर आ जाएगा 2130। इस नंबर को याद रखना है। अगर मेरा एल्काइल ग्रुप मिथाइल है जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो मेरा ऑर्डर आएगा 2130, 2130। इसका मतलब क्या है कि 2 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, पानी के अंदर बात हो रही है, फिर उससे ज्यादा 1 डिग्री, मतलब 2 डिग्री की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, फिर 1 डिग्री की उससे कम, फिर 3 डिग्री की उससे भी कम, और 0 डिग्री की सबसे ही ज्यादा कम। बात समझ में आई? ये कब है? जब मेरा आर ग्रुप इज मिथाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब मेरा आर ग्रुप कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, अब अगर मान लो मैं मिथाइल को इथाइल से रिप्लेस कर देता हूं, या उसके ऊपर वाले से प्रोपाइल ब्यूटाइल से रिप्लेस कर देता हूं, तो गैस फेज में तो मेरा ऑर्डर यही लेने वाला है, पर सॉल्वेशन के केस में ऑर्डर ये हो जाता है, बदल जाता है। तो यहां पे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ये याद करना है। मान मेरे पास ये सारे केस हैं, R3N, R2NH, RNH2 और NH3। ठीक है, इनका मेरे को बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर निकालना है एक्वस मीडियम में, वो आ जाएगा ये। अगर R एक मिथाइल ग्रुप है तो ऑर्डर आ जाएगा 2130, और अगर R इथाइल या उसके ऊपर है तो ऑर्डर आ जाएगा 2310। इसका ध्यान रखना, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, कोई भी एक याद करके चले जाते हैं, चाहे मिथाइल हो चाहे इथाइल हो। अगर मिथाइल है तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हम यहां पे लिख रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, अगर R मिथाइल है तो ये एक्वस मीडियम के अंदर 2130, और अगर इथाइल या उससे ऊपर वाले हैं तो हो जाएगा 2310। क्या हो जाएगा? 2310। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, फिर हम दोबारा मिलते हैं। जैसे हमने एसिडिक स्ट्रेंथ के केस में SIR देखा था, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, वैसे ही सेम इफेक्ट यहां पे भी लगता है। यार जब मैं क्राउडिंग करूंगा तो इफेक्ट तो लगेगा, है ना, क्योंकि स्टेरिक रिपल्शंस तो हमेशा होते हैं। तो यहां पे इफेक्ट लगता है SIP इफेक्ट। बहुत ही शानदार सा इफेक्ट है। आपको बहुत, अगर इसको डिटेल में पढ़ना है तो आप ऐप में जाके लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, लिंक है eSarl.com/app, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर eSarl सर्च कर लेना, आपको वहां पे एकदम डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताने वाला हूं। होता क्या है कि जो एनिलीन होता है, मतलब बेंजीन पे अगर NH2 लगाए तो उसको एनिलीन बोलते हैं। ठीक है, कॉमन नेम ये वाला बहुत वैसा है जो आपको याद होना चाहिए। उसका जो ऑर्थो डेरिवेटिव होता है, मतलब ऑर्थो पोजीशन में मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, वो एनिलीन से कम बेसिक होता है, उसके पैरा मेटा डेरिवेटिव से भी वो कम बेसिक होता है। ऐसा क्यों होता है, चलो अपन वो देखते हैं। ये मेरा G ग्रुप मैंने यहां पे लगा दिया, इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो एनिलीन से कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप बड़ा ग्रुप है। तो यहां पे क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। यहां पे बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब ये लोन पेयर को डोनेट करेगा, और यहां पे एक और H+ को लगाएगा। लोन पेयर को डोनेट करेगा तो H+ लगेगा ना भैया। लोन पेयर देगा किसको? किसी ग्रुप को देगा, इन जनरल H+ को देता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा कि यहां से प्लस हटेगा, बॉन्ड बन गया, नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा। इससे एक प्रॉब्लम हो गई, आपने एक और हाइड्रोजन जैसे ही डाला तो जो पहले इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इतना छोटा सा था, अगर मैं इसका कलर चेंज करूं तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब इतना बड़ा हो गया है। जो पहले जो था वो ब्लैक में है, और जो अभी H के आने के कारण इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया है वो इतना बड़ा हो गया है, जिसके कारण इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया है, मतलब रिपल्शंस बढ़ गए हैं। तो ये जो G वाला ग्रुप है ये इसको लोन पेयर डोनेट करना ही नहीं देगा। ये बोलेगा यार तू देख, लोन पेयर डोनेट करेगा नाइट्रोजन, फिर तेरे इलेक्ट्रॉन क्लाउड का तू साइज बढ़ाएगा, फिर मेरे से रिपल्शन लगाएगा, मैं तो नहीं होने दे रहा, अपना लोन पेयर अपने पास रख चुपचाप, ऐसे नहीं करने दूंगा। एक आदमी की स्टेबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में तुम अपने पूरे कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्यों गिरा रहे हो? तो नाइट्रोजन बोलेगा यार देख भाई, ऑर्थो डेरिवेटिव तू है ना सही बोल रहा है, ऑर्थो ग्रुप मैं तो इस हाइड्रोजन का रुकूंगा ही नहीं, अपना अपन तो पुराना वाला ही लेके घूमते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसी में खुश रहेंगे। तो अब इनके बीच में कोई रिपल्शन है ही नहीं, तो दोनों खुश हैं। इसलिए क्या होता है कि जब भी मैं ऑर्थो डेरिवेटिव लगाता हूं एनिलीन पे, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। बस SIP इफेक्ट इतना से होता है। तो इसके एक पर क्वेश्चन देखें अगर अपन इन दोनों में, तो यहाँ पे एक ग्रुप जो है वो SIP लगा रहा है, और इधर 2 ग्रुप ऐसा कर रहे हैं, इधर कोई ग्रुप है ही नहीं, तो 2 सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, और फिर 3 हो जाएगा। तो आंसर मेरा हो गया 2 <1 <3। ठीक है ना।
1 वाले केस में SIP लो है, कम है रिलेटिवली, 2 में तो कोई है ही नहीं और 3 में सबसे ज्यादा है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 मोर देन 1 मोर देन 3। ठीक है, तो देखो ये तो हमारी बात हुई बेसिक स्ट्रेंथ की। अब हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने वाले हैं। बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने में एक सिंपल सा देखना होता है कि भाई डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना है। एक ही चीज देखनी होती है बार बार कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना है, तो हमको A, B और C में कंपेयर करना है। अगर मैं B की बात करूं तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, सिंगल बॉन्ड प्योर। ठीक है, यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, तो यहां पे रेजोनेंस हो रहा है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पे बनेंगे, यहां पे क्योंकि लोन पेयर है तो 50% ऑफ द टाइम इधर डबल बॉन्ड रहेगा, 50% ऑफ द टाइम इधर डबल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, यहां पे भी रेजोनेंस हो रहा है और क्योंकि यहां पे ज्यादा बार रेजोनेंस हो रहा है तो यहां पे डबल बॉन्ड जब आएगा तो नेगेटिव चार्ज इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा और ये, तो आपको पता है कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 से ज्यादा बनते हैं। क्योंकि इसके 2 से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा टाइम तक डबल बॉन्ड इस पर है। ठीक है, तो इधर अगर मैं रेजोनेंस का ऑर्डर देखूं तो रेजोनेंस इन C इज मोर देन रेजोनेंस इन A, और जितना ज्यादा रेजोनेंस होता है इस ऐसे केसेस में जहां पे मैं सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे जा रहा हूं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज्यादा बढ़ता है। और जितना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, आपको पता ही है कि जितना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ कम होगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, तो जितनी ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? C का है, फिर A का है और फिर B का है। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिखूंगा तो उसका उल्टा आएगा, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी अपनी B की, फिर उसके बाद होगी अपनी A की और फिर उसके बाद होगी अपनी C की। तो आंसर आ जाएगा B मोर देन A मोर देन C। ठीक है, आगे चलते हैं। ये 2 केस हैं। इस केस को लेने का सिर्फ एक पर्पस है कि नाइट्रोजन का रेजोनेंस ज्यादा होता है ऑक्सीजन के रेजोनेंस से। नाइट्रोजन बेटर तरीके से लोन पेयर डोनेट कर पाता है। सिर्फ उस केस की बात करें जहां पे लोन पेयर डोनेशन हो रहा है, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर डोनेशन बेटर है, तो ये इधर बॉन्ड ज्यादा डालेगा। जब ये बॉन्ड इधर ज्यादा डालेगा तो इधर डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आएगा, ज्यादा देर के लिए आएगा, क्योंकि इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा है। यहां पे उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा सा रिलेटिवली कम आएगा। जिसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? इस वाले बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर ये A है और अगर ये B है तो A की बॉन्ड लेंथ B से ज्यादा है। ठीक है, क्लियर? मेरे को A, B और C में कंपेयर करना है। यहां पे प्योर डबल बॉन्ड है, ठीक है, इधर प्योर डबल बॉन्ड नहीं है क्योंकि इसके लोन पेयर इधर आएंगे, और इधर तो और ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा है, ये पूरा इधर से हटके इधर चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे, और मैंने क्या बोला था, अगर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ रहा है तो रेजोनेंस जितना इफेक्टिव होगा उतनी ज्यादा देर के लिए डबल बॉन्ड रहेगा। यहां पे इसका उल्टा केस हो रहा है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बना रहे हो, तो जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतने ही टाइम के लिए सिंगल बॉन्ड इस पे रहेगा, और जितने ज्यादा टाइम के लिए सिंगल बॉन्ड इस पे रहेगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है। तो इसका अगर मैं ऑर्डर निकालूं तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ अपनी रहेगी C की, फिर रहेगी B की और फिर रहेगी A की। ठीक है, पक्का समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के देख लेना। जैसे अगर इसका अपन बनाए वो मैं बना देता हूं CH2 माइनस, यहां पे CH डबल बॉन्ड OH प्लस, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो देखो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड पे पहुंच गए। इसका भी अगर मैं बनाऊं तो आप देखेंगे कि ये इधर आएगा, ठीक है, जब इस पे, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट कर देगा, तो मेरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे मेरा CH है, ठीक है, इधर मेरा CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O पे प्लस H यहाँ पे है। ठीक है, तो इसने जैसे ही इधर अपने इलेक्ट्रॉन डालने शुरू किए, इसने यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डाल दिए, तो यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड आ गया और ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, कौन ज्यादा स्टेबल है? ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि NO2 ने कार्बन के माइनस चार्ज को स्टेबलाइज कर रखा है। तो ये RS अगर 1 है और ये RS अगर 2 है, तो मेरे को एक बार बताओ कौन सा RS ज्यादा स्टेबल? 2 वाला ज्यादा स्टेबल। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा टाइम तक रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। तो इस पे ज्यादा टाइम तक सिंगल बॉन्ड रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा। तो जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतनी ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ। तो मेरी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? C मोर देन B मोर देन A। तो ये तो हमने कुछ सवाल किए बॉन्ड लेंथ के। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करने वाले हैं देखो एसिड बेस इक्विलिब्रियम की। एसिड बेस इक्विलिब्रियम में एक सिंपल सा फंडा होता है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें सिर्फ हमको चेक करना होता है कि कौन सा रिएक्शन फेवरेबल है, कौन सा रिएक्शन फेवरेबल नहीं है।
जब भी आप स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस वीक एसिड की तरफ जाओगे तो क्या होगा, तो रिएक्शन फेवरेबल होगा। इसमें और कुछ गणित नहीं है, केमिकल इक्विलिब्रियम के बेसिक फंडे लग रहे हैं, ठीक है। जितना अच्छा आपका प्रोडक्ट स्टेबलाइज होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन आगे जाती जाएगी। तो जैसे जैसे आप स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस वीक एसिड की तरफ जाओगे वैसे वैसे रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगी। जैसे इस केस में हो ही रहा है भाई, RONA RCOONA के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है। क्यों? क्योंकि यहां पे इक्विवेलेंट RS है और यहां पे सिर्फ RS है। ये एक केस आप सिमिलर पीछे देख चुके ऑलरेडी हो, ठीक है। RCOOH की अगर मैं बात करूं तो वो ज्यादा अच्छा एसिड है इससे, क्योंकि यहां पे माइनस चार्ज आएगा तो इक्विवेलेंट RS बनेगा, इधर माइनस चार्ज आएगा तो रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है, तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी से आंसर आ जाएगा बस। तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ से जब आप वीक बेस वीक एसिड की तरफ जाओगे तो रिएक्शन फेवरेबल हो जाएगा। जैसे अगर मैं इसका एक और एग्जांपल लूं तो ROH प्लस NaCl, अब ये बताओ फेवरेबल होगा क्या कि नहीं होगा, सोचना पड़ेगा। ये मेरा एसिड है, ये मेरा बेस है, इधर इधर ये मेरा बेस है, ये इधर एसिड है, तो ये तो वीक बेस है इसके कंपैरिजन में क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये वीक एसिड है, ये तो एसिड है ही नहीं, ये तो न्यूट्रल है, बहुत मतलब इसको तो एसिड मानना भी नहीं चाहिए। और ये मेरा जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है। तो मैं वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ चला गया, मतलब ये अनफेवरेबल है, ये नहीं होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौन सा रिएक्शन फेवरेबल है कौन सा नहीं है, तो जब भी हम स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस वीक एसिड की तरफ जाएंगे तो फेवरेबल होगा, और जब भी इसका उल्टा होगा तो फेवरेबल नहीं होगा, ठीक है। ये बात हुई एसिड बेस इक्विलिब्रियम की। बहुत सारे एग्जांपल्स लेने की इसमें जरूरत नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट प्रोफाइल नहीं है, ठीक है ना। एक और प्रोफाइल जो काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको दिखेगा वो है कि यार एक्वस NaOH और NaHCO3 में सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन हो रहा है Ha प्लस NaOH गिविंग H2O प्लस Na, ठीक है। और अगर मैं NaHCO3 को बेस मान के एसिड का रिएक्शन कराऊं तो रिएक्शन होगा कुछ ऐसा। अभी हमने एसिड बेस इक्विलिब्रियम पढ़ा था और मेरे को क्या पता है, मेरे को ये पता है कि एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, इधर स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ये वीक होना चाहिए और ये भी वीक बेस होना चाहिए, ठीक है। तो जब तक हमारा एसिड H2O से स्ट्रॉन्गर है रिएक्शन फेवरेबल होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बात समझ में आई? अगर हमारा Ha जो है वो पानी से ज्यादा एसिडिक है तो सॉल्युबिलिटी विल बी फेवरेबल, किसमें? NaOH में। सॉल्युबिलिटी फेवरेबल इन NaOH, सिंपल सा की पॉइंट है, अभी लिख भी दूंगा। दूसरी बात, अगर मैं NaHCO3 के केस में देखूं तो ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड, ये मेरा स्ट्रॉन्ग बेस, ये मेरा वीक एसिड और ये मेरा वीक बेस। तो जब तक मेरा एसिड H2CO3 के कंपैरिजन से ज्यादा एसिडिक है, Ha की यहां पे बात हो रही है, जो हमारा एसिड है, तो वो NaHCO3 में सॉल्युबल होगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका अगर हम की पॉइंट लिखें तो ये कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है। अगर हम इसका की पॉइंट देखते हैं तो उसका की पॉइंट कुछ ऐसा आएगा। पहले तो एक चीज और कि H2CO3 जो होता है ना वो अनस्टेबल होता है, वो तुरंत जैसे बनेगा वैसे टूट जाएगा H2O और CO2 में, तो आपको CO2 का एफरवेसेंस दिख जाएगा। जब भी गैस निकलती है तो हमको बहुत आसानी से विजिबल हो जाता है। तो अगर मैंने किसी रिएक्शन को मतलब किसी रिएक्शन में एसिड को NaHCO3 में डाला और मेरे को गैस बाहर निकलती हुई दिखी तो मैं क्या बोलूंगा कि ये सॉल्युबल है। बहुत सिंपल सी क्लियर कट सी बात है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे चले, चलो। तो की पॉइंट अगर मैं लिखूं तो कंपाउंड्स विच आर मोर एसिडिक देन वाटर आर सॉल्युबल इन एक्वस NaOH एंड कंपाउंड्स मोर एसिडिक देन H2CO3 आर सॉल्युबल इन एक्वस NaHCO3, और वो CO2 गैस देंगे। इसके अलावा आपको इसमें और कुछ समझने की जरूरत नहीं है। एसिड बेस इक्विलिब्रियम में हमने क्या देखा कि यार स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस वीक एसिड की तरफ जाऊंगा तो रिएक्शन फेवरेबल होगी, ठीक है। तो जब मेरे को NaOH के साथ सॉल्युबिलिटी देखनी है तो मेरा एसिड पानी से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, और जब मेरे को NaHCO3 के साथ सॉल्युबिलिटी देखनी है तो मेरा एसिड H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एसिड पानी से ज्यादा स्टेबल हैं और कौन कौन से एसिड मेरे H2CO3 से ज्यादा एसिडिक हैं। स्टेबल नहीं बोलेंगे, एसिडिक बोलेंगे। कौन कौन से एसिड H2O से ज्यादा एसिडिक और कौन कौन से एसिड किससे ज्यादा एसिडिक? H2CO3 से ज्यादा एसिडिक। तो ये एक टेबल है, इसको आपको याद करना है। आपको एक बता देता हूं, जैसे मेन पॉइंट देख लेते हैं। H2CO3 से ऊपर कौन कौन है वो देख लेते हैं। स्क्वेरिक, सल्फोनिक, ये बोलते हैं इसको पिक्रिक, कार्बोक्सिलिक एसिड सारे, और ये ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल,
तो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, स्क्वेरिक एसिड एंड पिक्रिक एसिड, ये जो अपना है, ठीक है, ये सब किससे ज्यादा एसिडिक हैं? H2CO3 से। तो ये जितने भी एसिड हैं यहां से लेकर यहां तक सॉल्युबल होंगे किसमें? सॉल्युबल इन NaHCO3, ठीक है। H2CO3 खुद सिर्फ पैरा डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल, ऑर्थो डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल, मेटा डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल एंड फिनॉल खुद, ये सब H2O से ज्यादा एसिडिक हैं। तो यहां से लेकर और यहां तक के एसिड सॉल्युबल किस में होंगे? इन NaOH, ठीक है। NaOH में कौन कौन सॉल्युबल नहीं होगा? एक नॉर्मल एल्कोहल, ठीक है, वो नहीं होगा। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन वो नहीं होगा। NH3 नहीं होगा। H2 नहीं होगा। बस, तो सिंपल है। तो ये आपके सामने टेबल है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में उतार लें। इसमें आपको याद क्या करना है कि H2CO3 से ज्यादा एसिडिक कौन और H2O से ज्यादा एसिडिक कौन। इस पे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो एक क्वेश्चन में आपको करा दूंगा ताकि आपको उसका आइडिया लग जाएगा, ठीक है। पहले आप इसको नोट करो या स्क्रीनशॉट लो, जो आपकी मर्जी करो। और एक बात और कि अगर यहां पे R में CH3 है तो ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, तो फिर ये जो एल्काइन है ये ज्यादा एसिडिक हो जाती है मीथेनॉल के केस से, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट है, याद हो तो बढ़िया, नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी मोस्टली नहीं ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि वो वाले कंपाउंड्स बता दो A, B, C या D में से जो कि एक्वस NaOH में सॉल्युबल है, एक्वस NaHCO3 में सॉल्युबल है, NaOH और NaHCO3 में सॉल्युबल हैं और CO2 गैस देंगे NaHCO3 के साथ। तो डी वाला ऑप्शन तो बी वाले ऑप्शन के एकदम सेम है, क्योंकि जो NaHCO3 में सॉल्युबल होगा वो CO2 लिबरेट करेगा, क्योंकि H2CO3 अनस्टेबल होता है, ठीक है। फिनॉल तो हमको देखना है मोर एसिडिक देन पानी, इस वाले केस में फिनॉल है क्या? बिल्कुल है, तो ए में आ जाएगा आंसर। बेंजोइक एसिड, अरे वाह, बिल्कुल है। यहां पे भी अपने पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये सारे पानी से ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो सी भी आ जाएगा। यहां पे हमारे पास क्या है? एक नॉर्मल एल्कोहल है। देखो ये फिनॉलिक कंपाउंड नहीं है, ये नॉर्मल एल्कोहलिक कंपाउंड है, तो ये नहीं होगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले के लिए? A, B, C। NaHCO3 के लिए क्या फिनॉल H2CO3 से ज्यादा एसिडिक होता है क्या? जो अभी हमने टेबल देखी थी उसमें नहीं होता, तो ये तो क्या करेगा? एक्वस NaHCO3 में सॉल्युबल नहीं होगा। बेंजोइक एसिड होता है क्या? बिल्कुल होता है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा B और C। दोनों में करेंगे तो B, C आंसर हो जाएगा। CO2 में करेंगे तो भी B, C इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सॉल्युबिलिटी के, ठीक है। अब जो सॉल्युबिलिटी है ना, उसका एक बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं प्रैक्टिकल यूज होता है, और वो होता है एक्सट्रैक्शन मेथड। एक्सट्रैक्शन मेथड का मेरा मतलब है, मान लो आपके पास एक कंपाउंड में हेक्सेन या ईथर में आपने OH और COH मतलब फिनॉल और बेंजोइक एसिड को डाल रखा है। किस किस को डाल रखा है? फिनॉल और बेंजोइक एसिड को। मैं ये चाहता हूं कि इन दोनों को मैं अलग अलग कर दूं। क्या चाहता हूं मैं? कि इन दोनों को अलग अलग कर दूं। आपको क्या पता है कि ये जो फिनॉल है ये एक्वस NaHCO3 में सॉल्युबल नहीं है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक्वस NaHCO3 में सॉल्युबल है। तो मैं क्या करूंगा? इस पूरे सॉल्यूशन को उठा के एक्वस NaHCO3 के सॉल्यूशन में डाल दूंगा, तो वहां पे दो लेयर बन जाएगी। एक तो, और ये जो खुद पूरा ये जो सॉल्यूशन है ये नॉन पोलर है, और आपको होता है कि नॉन पोलर और पोलर साथ में मिक्स नहीं होते। तो जब मैंने इसको एक्वस NaHCO3 में ढोला, ये तो पोलर है एक्वस NaHCO3, तो यहाँ पे दो लेयर बनेगी, एक नॉन पोलर जो ये वाली लेयर है और एक बनेगी पोलर लेयर, ठीक है। क्योंकि फिनॉल एक्वस NaHCO3 में सॉल्युबल नहीं है, तो वो तो नॉन पोलर लेयर में ही पड़ा रहेगा। भाई मैं सॉल्युबल ही नहीं हूं, तो मैं जिसमें सॉल्युबल हूं उसके साथ रहूंगा ना, तो नॉन पोलर में कौन रहने वाला है? फिनॉल। COOH NaHCO3 के साथ निकल लेगा, उसका प्यार NaHCO3 के साथ ज्यादा है, तो NaHCO3 के साथ भाग जाएगा हेक्सेन ईथर की नॉन पोलर सॉल्यूशन को छोड़ के। तो दो लेयर बनेगा, नॉन पोलर पोलर। पोलर वाला लेयर नीचे रहता है हमेशा, मोस्टली केसेस में मतलब, तो हम उसको नीचे से खाली कर लेंगे, तो पोलर लेयर अलग हो गई और नॉन पोलर लेयर अलग हो गई। अगर मान लो मैं NaHCO3 की जगह इसको एक्वस NaOH में डाल देता, तो फिर वो फिनॉल को भी खुद में सॉल्युबल कर लेता और COH को भी खुद में सॉल्युबल कर लेता, और हमारे को जो है कभी भी सेपरेशन नहीं मिल पाता। तो सेपरेट करने के लिए दो अगर कंपाउंड है, तो एक कंपाउंड को तो पोलर लेयर में जाना पड़ेगा और दूसरे कंपाउंड को नॉन पोलर लेयर में जाना पड़ेगा, तब जाके सेपरेशन होता है, ठीक है।